नमस्कार दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए घटना चक्र, पूर्वावलोकन, सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि आपकी हल प्रश्नों पत्र सहित होगी। और दोस्तों, ये जो घटना चक्र की सीरीज है ये आपकी 2023 की है। वैसे दोस्तों, जो हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो घटना चक्र की आपकी 8 बुक हैं उनको हम एक एक करके क्रम बाई क्रम पढ़ते जाएंगे। वैसे दोस्तों, मैंने आपको घटना चक्र 2022 की पॉलिटी भी पढ़ा दी है। अगर आपको 2022 की पॉलिटी पढ़नी हो या देखनी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आपके 2022 में और 2023 के में सिर्फ इतना अंतर है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2023 में हैं, 2022 में नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड थी तो मैंने आपके लिए 2023 की बुक लेके आई हूँ। दोस्तों, आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये आप इसके अंतर्गत आपके कुल मिलाकर 22 चैप्टर हैं, जिसमें से कि आज हम सबसे पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे हम। दोस्तों, इस देखिए आपके इसमें प्रश्न पत्र का विश्लेषण भी दे रखा है, जिसमें आईएएस की परीक्षा इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्न दिए हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के आपके 1998 से 2022 तक के। इस प्रकार से सारी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक की, पीसीएस किसी भी राज्य का हो, उन सब की इसमें आरओ हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, इन सब के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। और हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये हल प्रश्नों पत्र सहित है। तो आइए दोस्तों, आज से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, और इसका पहला टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं भारत का हमारा जो संवैधानिक विकास है वो है हमारा 2 भागों में डिवाइडेड था। सबसे पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि आपके थे 1773 से 1853 तक। उसके बाद था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि आपके 1858 से 1947 थे। आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बुक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत में ब्रिटिश जो आए थे वो 1608 ईस्वी में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। इनका जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था हमारे व्यापार करने का। इन्हें 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। और पहले जो इनका काम था वो सिर्फ व्यापारिक कार्य करना था, शासन करना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने धीरे धीरे करके 1608 में अपनी कंपनी स्थापित करी। ऐसे धीरे धीरे करके ये अपना शासन स्थापित करते गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1853 तक ये शासन करते रहे। भारतीयों के मन में थोड़ी थोड़ी आंदोलन की भावना जागृत हुई। उसके बाद 1857 की क्रांति, जिसे कि हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसकी जो सिपाही विद्रोह हुआ, जिसमें कि आप जानते होंगे 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण तो और भी थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण क्या बना था वो था कि मंगल पांडे ने हमारे जो चर्बी से युक्त बम को मुंह से, उसमें क्या था कि उसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी थी, तो उसको उन्होंने मना कर दिया कि हम इसे अपने मुंह से नहीं तोड़ेंगे। तो उस चक्कर में ये 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना, जिसके फलस्वरूप हमारा जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। इस प्रकार से हमारा जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले तो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था, उसके बाद हमारा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया। आइए दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। हम इसमें जितने भी अधिनियम पारित किए थे हम उन अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अधिनियम था वो था ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो हमारे यहाँ सबसे पहला यह अधिनियम था, इसका संवैधानिक बहुत महत्व था। इसके द्वारा क्या हुआ, इसमें इस अधिनियम की बहुत विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही थी कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
वैसे और दोस्तों जो ये कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए रखा गया। इस एक्ट के अनुसार इसके जो गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर बने और फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारविल इस काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं अशासनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे कुछ मामलों जैसे कि विदेशी नीति में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। आइए दोस्तों इसके बारे में समझाती हूँ। इसका मतलब ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके जो हमारी मद्रास और बंबई के गवर्नर थे, मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी कि जो बंगाल और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के अधीन हो गई थी। इसके बाद इसमें क्या हुआ, इसी के एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। इसके जिसमें कि एक न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 थे इसके अन्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इनके मैं नाम बता देती हूँ। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। एक बार फिर से बोलती हूँ, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। इस प्रकार से इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या होता है इसमें दोस्तों, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेना भी प्रतिबंधित कर दिया। उपहार या रिश्वत जो भी है वो सब लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, 1773 के बाद हमारा दोस्तों एक और एक्ट आता है जो कि इसमें नहीं है। फिर आता है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें क्या था, ये केवल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए आया था। लेकिन जिसे हम 1773 में खामियों को ठीक करने के लिए आया, इसे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं, जिसे हिंदी में आप बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी 1781 का एक्ट था। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो आपके अधिनियम इम्पोर्टेंट है, घटना चक्र में वही इम्पोर्टेंट एक्ट दिए हुए और हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक बता देती हूँ थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो IAS PCS का एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम नहीं है। तो उस हिसाब से हमें मेहनत भी फिर उसी हिसाब से करनी होती है। उसके बाद हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा क्या हुआ था दोस्तों, कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया कि राजनीतिक मामले अलग होंगे और व्यापारिक मामले अलग होंगे। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि निदेशक मंडल कंपनी के व्यापारिक मामले देखेंगे, लेकिन राजनीतिक मामले वो नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आ गए। यानी कि उस दौरान नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। वो था आपका 1784 के दौरान। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब किस एक्ट के तहत की गई है, तो वो था आपका 1784 का एक्ट। उसके बाद आते हैं 1786 का एक्ट। इसमें क्या हुआ था, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों हम। ये दोनों अधिकार, कौन से दोनों अधिकार, ये हमने अभी जाने थे। ये थे, सबसे पहला था गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करना और लागू करना। ये दोनों ही शक्तियां प्रधान सेनापति को दी गई थी। तो ये दोनों शक्तियां सबसे पहले जो मिली थी वो मिली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। प्रतिवर्ष यानी कि उस भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। उसके बाद जानते हैं आगे, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी जो भारतीय व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया।
वो समाप्त किया गया एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन उसके द्वारा उसमें क्या हुआ, चीन और चाय ये दो ऐसे थे जिन पर कंपनी का ही एकाधिकार था। उसके बाद चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी तक क्या था कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो केवल बंगाल गवर्नर के अधीन थी, लेकिन अब संपूर्ण भारत पर किसका शासन रहेगा, वो रहेगा बंगाल के गवर्नर जनरल का। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। इसमें क्या हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इसमें एक धारा ऐड की जो कि धारा 87 थी। उसमें क्या था कि कोई भी भारतीय को हम केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण, जो कि हमारे 4 वर्ड थे, उनमें से किसी एक के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य अर्थात चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सबसे पहले जो कानूनी सदस्य थे वो कौन थे, वो थे आपके मैकाले। उसके बाद आते हैं, इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जानते हैं हम दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों में से पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि 1853 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें विधायी शक्तियां को कार्यपालिका की शक्तियों से अलग कर दिया गया और विधि के निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। यानी कि विधि निर्माण के लिए, यानी कि कानून निर्माण के लिए गवर्नर जनरल के लिए एक विधायी परिषद की स्थापना कर दी गई और जिसे आगे चलकर भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 1853 के अंतर्गत ही सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार से दोस्तों ये था आपका चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। अब जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में आया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये हुई थी आपकी 1774 में और इसकी डेट थी 22 अक्टूबर 1774। 22 अक्टूबर 1774 में आपके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद जानते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, जानते हैं। सबसे पहला कथन जानते हैं हम, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल नहीं। लेमिस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे बल्कि इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। इस प्रकार से हमारा केवल एक सही है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसके बाद जानते हैं हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका आया है यूपीपीसीएस प्री 2003 में। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो देखो ये की गई थी आपकी
पिट्स नियंत्रण परिषद की स्थापना मैंने आपको अभी बताई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 उसके अंतर्गत, तो ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद आते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये की गई थी नियामक अधिनियम 1773, यानी कि जो दोस्तों हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है उसे हिंदी में हम नियामक अधिनियम कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये था हमारा चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। और गवर्नर जनरल में परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, जो कि हमारे मैकाले बनाए गए थे सबसे पहले, वो उनकी नियुक्ति सबसे पहले, तो ये थे चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा कुल मिला के बी ऑप्शन सही है। नियामक अधिनियम 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। ये आपका 2018 IAS प्री में आया है। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये। उसके बाद आते हैं जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, ये भी सही है। उसके बाद आते हैं हम प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपने दोस्तों पढ़ा भी होगा, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों का जो विवाद हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग इस बात पे अड़िग थे कि हमारी जो शिक्षा की नींव है वो अंग्रेजी भाषा रहे या हमारी खुद की हिंदी भाषा रहे। इस प्रकार से जो हमारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था ये उसको लेकर था। तो इस प्रकार से ये हमारे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की नींव उसी से पड़ी थी। ये इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। आइए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित कर दिया, यानी कि जो हमारी प्रचलित प्रणाली थी उसको बिल्कुल बेकार नकार दिया कि हमारी जो प्रचलित प्रणाली यानी कि गुरुकुल प्रणाली जो हमारी चल रही है वो बिल्कुल बेकार है, वो उस तरीके से हम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों ये जो 1 लाख रुपए खर्च था वो कहाँ से होगा? तो ये था आपका 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसका गठन किया गया। इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या थी कि ये शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए का अनुदान है वो ये देगा हमें। उसके बाद था समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। जो ये समिति बनाएगी उसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा समर्थक शामिल थे। अब दोस्तों आंग्ल शिक्षा के समर्थक और नेता में ट्रेविलियन थे, और जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछा भी जाता है कभी कभी कि प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन थे और आपके आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे। तो ये थे आपके आंग्ल शिक्षा के ट्रेविलियन और प्राच्य शिक्षा के थे HT प्रिंसेप। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर 7 मार्च 1835 में जो हमारे लॉर्ड मैकाले जो कि कानूनी सदस्य थे उनके प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और ये हुआ था आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। उसके बाद चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये मैंने आपको दोस्तों बताया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसकी डिटेल जान लेते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। उसके बाद हमारा आया 6वां प्रश्न। ब्रिटिश संसद
के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो ये नॉर्मल है, सी ऑप्शन हमारा सही है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। उसके बाद चलते हैं हम 7वें प्रश्न पे। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोस्तों सबसे पहला है हमारा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को छोड़कर चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो दोस्तों ये 1813 के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं हम 2 पे। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। 1813 के चार्टर एक्ट ने, ये भी सही है। उसके बाद आते हैं भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये गलत है। ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ये आया था आपका 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। इस प्रकार से ये हमारा 1 और 2 सही है। इसके डिटेल में जानते हैं हम। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया और कंपनी की जो शासन है उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के लिए प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार से 1 और 2 सही है। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का जो राजस्व है वो 1858, मैंने भी आपको बताया था, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में पहुंच गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। उसके बाद आते हैं हम 8वें प्रश्न पे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना असंभव बनाया? तो ये था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो धारा 87 थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास था उसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ। उसके बाद अब हमारा शुरू होता है दूसरा टॉपिक, जो है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। दोस्तों जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा है, आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स की जरूरत हो तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए दोस्तों, हम भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत दूसरा टॉपिक जो कि है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, उसे शुरू पढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है तो प्लीज घबराइएगा नहीं, शांति से पढ़ाई करिए। रिकॉर्डेड क्लास है तो आप थोड़ा गैप करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधिनियम कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद जो भारत का शासन था वो आपके ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल बन गया, उसको अब हम भारत का वायसराय कहने लगे, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और जो हमारे प्रथम वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया, प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम के द्वारा, जो कि 1858 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858, इस अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव का पद का सृजन कर दिया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया।
उसके बाद क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह तक प्रभावी हो सकता था। उसके बाद आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से क्या हुआ, केंद्रीय और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन 6 दिन के पूर्व नोटिस पर। लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और ना ही मतदान देने का अधिकार था। उस समय भारतीयों को मतदान करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन किस तरीके से हुई वो हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उस समय क्या था कि लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों के प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। जो इसके वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें पहली बार भारतीय शामिल किए गए और जो पहले भारतीय थे जो कि हमारी कार्यकारी परिषद में शामिल हुए वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, जो कि पहले नहीं था। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। दोस्तों इस प्रकार से इसमें क्या हुआ कि इसमें पृथक निर्वाचन हो गई कि मुस्लिम लोग हैं हमारे, तो मुस्लिम लोग केवल मुसलमानों को वोट देंगे, हिंदू लोग हिंदुओं को वोट देंगे। इस प्रकार से पृथक निर्वाचन कर दिया गया। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे मार्ले मिंटो सुधार था उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। उसमें क्या था आपका दोस्तों, मॉन्टेग्यू भारत में राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। उसमें क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और क्या हुआ, और सांप्रदायिक के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार कर दिया गया। और विस्तार क्या किया गया कि सिखों को भी अधिकार मिल गया, भारतीय ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीयों को भी और यूरोपियों को भी मिल गया। लेकिन सबको क्या था, जैसे सिख कोई हमारा लीडर है जो कि सिख खड़ा है तो उस पे सिख भाई है तो वो सिख को वोट देते, ईसाई भाई है तो ईसाई भाई को वोट दे देते, हिंदू भाई को वोट दे देते। इस प्रकार से ये हमारी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों, कि प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा। एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य क्या था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की
समीक्षा करना था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके बाद आते हैं हमारे भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इसका हमारे भारतीय संविधान पर बहुत प्रभाव है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। संघात्मक सरकार दोस्तों अब भी हमारे यहाँ जो सरकार है वो हमारी संघात्मक सरकार है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी रिजर्व बैंक है उसमें उसकी स्थापना हुई। भारत की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भी विस्तार हो गया, जो कि अभी सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम में थी, उसे में अब दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों इनको भी सम्मिलित कर लिया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सबसे पहला तो हमारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, लेकिन उसके बाद जो संघीय न्यायालय था उसकी 1937 में स्थापना हुई। और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत से हमारा जो वर्मा था, वर्मा एक देश है जो कि अब वो अलग हो गया था हमारे भारत से, तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत का जो सम्राट शब्द था वह समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आइए इसके दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। तो हमारा दोस्तों हमें पढ़ना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के अंतर्गत फलस्वरूप क्या हुआ था दोस्तों, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। क्या ये सही है? बिल्कुल। तो दोस्तों ये सही नहीं है। दूसरा, क्योंकि उस टाइम पे जो सदस्य संख्या हुई थी वो थी हमारी 15। उसके बाद हम आगे जानते हैं, ब्रिटिश निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों पर किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये भी सही है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन चाहिए। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानूनी, वित्त और गृह विभागों के प्रमुखों के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। कितने शामिल थे? 5 सदस्य शामिल किए गए थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में कोई भेद नहीं किया गया था। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। सबसे पहला है, इसे जून 1892 को लागू किया गया। दूसरा है, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
इसमें से कोई भी ऑप्शन दोस्तों आपका सही नहीं है। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया था। इसके बारे में हम जानते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह फरवरी 1893 को लागू किया गया था। इस प्रकार से कथन एक तो सही है ही नहीं है। इसमें क्या, पहला क्या है, 20 जून 1892 को लागू किया गया, तो इसे शाही स्वीकृति, जबकि 3 फरवरी यानी कि 20 जून 1892 को तो शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी, लेकिन जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 3 फरवरी 1893 को। इस प्रकार से पहला सही नहीं है। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों, 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में ना हो शामिल थे। इस प्रकार से कथन 2 भी सही नहीं है। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक वर्ष पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से 3 भी ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यह है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने ब्रिटिश परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की नहीं थी। उसके बाद चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जो था आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था दोस्तों, आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई, जिसमें कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई। उसके बाद आता है 1909 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू किया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 में, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है। और इस जो आपका 1937 में संघीय न्यायालय था, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके सर मॉरिस गवेयर। जो आपका दोस्तों ये याद रखना, 1774 में जो न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। और जो संघीय न्यायालय था आपका, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर। उसके बाद आता है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? 1937। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में आया है। उसके बाद आता है आपका केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या शोधना अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इस प्रकार से ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसमें क्या था कि नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था जो 1919 के द्वारा की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 विषयों में बांट दिया गया। सबसे पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? तो वो था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब 1919 के बारे में हम जानते हैं। भारत की प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। तो ये बिल्कुल सही है। जो द्वैत शासन की व्यवस्था वो 1919 के द्वारा की गई थी, जो कि आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आता है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल
1919 के द्वारा हुई, तो ये नहीं सही है। हाँ, इसका विस्तार जरूर हुआ था, लेकिन जो निर्वाचन जो मुसलमान के लिए हुआ था वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हुआ था। तो दूसरा गलत है। उसके बाद है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरित किया गया था, तो ये सही है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही है। ये दोस्तों आपका दे रखा है, या मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम 11वें प्रश्न पे। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैत तो इसमें यह करता है, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन। उसके बाद आते हैं 12वां प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य यानी कि जो आरक्षित और हस्तांतरित थे वो विषयों में बांटे गए थे। तो जो आरक्षित विषय कौन से थे, अब ये आपको बताने हैं। न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस या स्थानीय सुशासन। तो इस प्रकार से न्याय प्रशासन, भू और पुलिस ये तीनों आपके आरक्षित विषय थे, जबकि स्थानीय सुशासन नहीं था। 1919 में जो द्वैत शासन स्थापना हुई थी, इसमें प्रांतीय सरकार के 2 भाग थे, आरक्षित और हस्तांतरित। इसमें आरक्षित विषयों में न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि थी, और हस्तांतरित में थे स्थानीय सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि थे। और जो हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व था वो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। उसके बाद चलते हैं हम 13वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो हुई थी वो 1919 में हुई, जिसे 1935 भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और विस्थापित किया गया। वैसे आपका जो ऑप्शन सी है वो झारखंड लोक सेवा का पेपर जो कि आपका 2021 में क्वेश्चन आया है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसे सी ऑप्शन माना था और बाद में इसे डी माना गया। उसके बाद जानते हैं हम 14वां प्रश्न। भारत में भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो ये था आपका 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन राज्य परिषद जिसकी जो बैठक थी वो 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। दूसरा सदन था इसका निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहते थे। इसकी जो अवधि थी वो प्रथम बैठक से 3 वर्ष थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें 100 निर्वाचित, 40 मनोनीत और अधिकतम 26 सरकारी थे। ज्ञातव्य के 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 जिसमें से कि 102 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत थे, फिर 145 हो गई जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरारी से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं 15 का सी ऑप्शन सही है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये था आपका द्विसदनीय विधायिका जो लाया था वो था आपका 1919 का एक्ट। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को वोट देने की संतुति थी? बिल्कुल नहीं थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडल में उन महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान था, तो ये दूसरा ऑप्शन सही था। ये आपका IAS प्री 2021 में क्वेश्चंस आया है। तो दोस्तों इसमें 1935 में दलितों, महिलाओं, इनके लिए सबके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। उसके बाद आता है आपका 17वां प्रश्न। भारतीय सिविल
सेवा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है सॉरी। सबसे पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है। जानते हैं इसके बारे में, ये आपका 2021 प्री में आया है ROARO में। भारत की आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इसे प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में प्रारंभ हुई, जिसमें सबसे पहली जो परीक्षा हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद में और दूसरी हुई थी दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। उसके बाद है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ये आपका RAS 2018 में आया है क्वेश्चन। तो ये इसका ऑप्शन 1926 और आपका 1945 सही है। तो वर्ष 1926 और 45 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न पे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये था आपका 1945। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति से प्रेरित है। तो ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो ये था आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं हम 22वें प्रश्न पे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम 23वें पे। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो वो नहीं थी आपके अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। ये नहीं है। इसमें हम व्याख्या नहीं पढ़ी, हम इस व्याख्या को पढ़ लेते हैं दोबारा से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य, जो आपकी 7वीं अनुसूची में आपकी सूची 3 सूची दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें कुछ विषयों का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। उसके बाद चलते हैं हम अपने 24वें प्रश्न पे। एक संघीय व्यवस्था
और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ये भी था आपका 1935 के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान बना है उसमें सबसे ज्यादा जो झलक दिखाई देती है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की दिखाई देती है। जो स्रोत लिए गए उसमें भारत शासन अधिनियम से भी लिए गए। निम्नलिखित में से एक अधिनियम को भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, वो था हमारा भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो वो थी हमारी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, वो थी हमारी भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था दोस्तों कि जो संघीय प्रणाली थी उसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था। प्रस्तावित भारत संघ द्विस्तरीय होना था, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों की सरकारों का प्रावधान था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प ए अखिल भारतीय संघ दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद 29वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो वो है हमारा देश के लिए लिखित संविधान। ये हमारा 1935 में स्वीकार नहीं हुआ था। उन्नीस सौ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हमारा भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संविधान बना था उसमें जो मुख्य स्रोत के रूप में लिया गया वो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत का संवैधानिक ढांचा 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है, जिसमें संघात्मक सरकार, केंद्र में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, द्विसदनी केंद्रीय प्रणाली, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, इस प्रकार से ये बहुत सारे टॉपिक है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारा निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो ये भी था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके फलस्वरूप 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार से दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास वो समाप्त हुआ। कल हम टॉपिक पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। वैसे दोस्तों मैं 2022 की जो घटना चक्र पढ़ाई है पॉलिटी में उसमें इस टॉपिक को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊंगी जो कि आपकी घटना चक्र 2023 से पढ़ाया जाएगा। 2022 में वैसे कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे आपको कराने हैं। वो क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो इसलिए मैंने फिर 2022 की सीरीज को वहीं छोड़कर सबसे पहले आपके लिए 2023 की सीरीज शुरू कर दी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी लोग इससे अटैच हो सकें और इसका लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।